हेलो बच्चों। तो हम सभी ने पिछले कक्षा में जो है संविधान के बारे में पढ़ा था, जाना था कि संविधान क्यों चाहिए हमारे देश को और संविधान होने से हमें क्या लाभ है। तो आइए उसी लाभ पर आज बात करते हुए एक छोटी सी टॉपिक जो है भारतीय लोकतंत्र में समानता के बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। उस पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करेंगे और बहुत सारे आपके मन में जो दुविधा होंगी, बहुत सारे प्रश्न होंगे, उस पर आज चर्चा करेंगे और उन सारी दुविधाओं और प्रश्नों को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के मन में अक्सर एक बात आती होगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, ऐसा क्यों है कि आखिर ऐसा क्या है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। तो चलिए इसकी जवाब हम दे देते हैं। क्योंकि यहाँ हर नागरिक को समान अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सभी को समान अधिकार दिया जाता है हमारे भारतीय संविधान के द्वारा। तो संविधान क्यों चाहिए, ये सब सारी चीज़ों पर तो हम लोग तो चर्चा किए ही थे और आपने बहुत मज़े के साथ उस कक्षा को अटेंड किया था। और आप चलिए आज इसके बारे में भी जानते हैं। चलिए आइए इसको ना एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये है एक छोटू का स्कूल। एक कहानी का नाम है छोटू का स्कूल। ठीक, छोटू जब स्कूल जाता है, जब वो पहली बार स्कूल जाता है तो वहाँ वो बहुत खुश था कि चलो आज स्कूल जा रहा हूँ, मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, बहुत सारे नए दोस्त मिलेंगे। लेकिन जब वो वहाँ गया तो उससे एक बच्चा बोला कि तू हमारे साथ नहीं बैठ सकता। अब सोचिए, आप बहुत उत्साहित हैं कि मैं आज स्कूल जाना है, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, और आप जाते ही आपके साथ कोई बच्चा बोलता है कि तू हमारे जाति का नहीं है तो तू हमारे साथ नहीं बैठ सकता। आपके मन में कैसा विचार आएगा और कैसा लगेगा, आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। छोटू उदास हो गया। अब छोटू क्या हुआ, उदास हो गया। लेकिन फिर भी टीचर आई और बोली, लेकिन जब टीचर कक्षा में आई तो वो बोली कि नहीं, भारत में सब बराबर है। यानी कि भारत के संविधान एक अधिकार देता है, समानता का अधिकार, जिसके कारण यहाँ सब बराबर हैं, किसी के साथ कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई ऊंची जाति का नहीं है, कोई नीची जाति का नहीं है। सब जो है एक कक्षा में पढ़ेंगे, एक जैसा खाना खाएंगे और एक जैसे टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे, ये शिक्षिका उनकी बताएगी। अब छोटू क्या हुआ, मुस्कुराया। जब आप इन सब चीज़ों को जानेंगे और आपको फिर पता चलेगा कि आप उन लोगों के साथ बैठ सकते हैं जो आते ही आपको बैठने से मना कर रहे थे, तो आपको कितना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा कि चलो वाह, ये सारी चीज़ों की बंधन जो है तोड़ दी गई। ठीक, तो ये शिक्षक आकर उनको बताई कि ये संविधान में अधिकार दिया गया, इसलिए हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, जो कि बच्चे को नहीं पता था। ठीक, तो आप भी आगे से किसी के साथ भेदभाव मत कीजिएगा और करने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे संविधान का मूल अधिकार में आता है। संविधान के अगर मूल अधिकार की बात करें तो ये भाग 2 में दिया गया है। चलिए भाग 2 और 1 के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना जानेंगे कि हमारे संविधान के में ये चीज़ की चर्चा की गई है, जो कि 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद में बताया गया। आपके लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, इसको आगे के वीडियो में और डिटेल में जानेंगे। अब छोटू मुस्कुराया, उसको तो मज़ा आ गया क्योंकि उसको जो मिलना था वो मिल गया। लेकिन देखिए, आप इससे क्या सीखें, आपको क्या इससे पता चलता है, इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इससे बता देता हूँ कि हम सब इंसान हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। संविधान हमारे देश का कानून जो है, जो संविधान है हमारे देश के कानून जिस पे आधारित है, वहाँ सब बराबर हैं। कुछ क्राइटेरिया है जिसमें सब बराबर। अब आप ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम में तो मेरा नंबर कम आता है, उस किसी और स्टूडेंट का ज़्यादा आता है, या मेरा जाता है किसी और का अधिक कम क्यों आता है, तो वो समानता उस आधार पर नहीं होती। समानता का अधिकार का मतलब होता है
कि आपको एक जैसे एग्ज़ाम में लिखने का माहौल दिया जाएगा, समय बराबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं आपको 2 घंटे, किसी और को 3 घंटे, किसी और को 2.5 घंटे दे दें, नहीं, आपको भी 2 घंटे मिलेंगे और आपके सामने वालों को भी 2 घंटे ही दिए जाएंगे और एक जैसे माहौल होंगे। एक ही पुस्तक को पढ़ने के बाद आपसे टेस्ट लिया जाए। अब आपकी ये बौद्धिक क्षमता के ऊपर है कि आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं और कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं और कितने अच्छे से आप उसको उत्तर पुस्तिका में लिख पा रहे हैं। उसी आधार पर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इस आधार पर नहीं बोलना है कि ये हमारे साथ में समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ठीक, स्कूल, अस्पताल या वोट भी जब आप 18 साल के हो जाएंगे तब देने का अधिकार मिलता है। उसमें भी किसी के पास ऐसा नहीं है कि मेरे वोट, जो मैं एक वोट अपना दूंगा, उसका मूल्य दूसरे के वोट से अधिक हो या किसी अमीर के वोट से कम हो, ऐसा नहीं है। अमीर का वोट भी सेम होगा, गरीब का वोट भी सेम होगा, ऊंची जाति का भी सेम होगा, नीची जाति का भी सेम होगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। यानी कि वोट जब आप देंगे तो सभी एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा सीख है कि संविधान जो है सबको समान अधिकार देता है, तो हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है इन सब, खासकर इन सब आधार पर। और नहीं इससे सोचना है, नहीं इसमें ये समझने की कोशिश करना है कि संविधान जो है कि समानता का अधिकार दिया है तो इसकी लागू नहीं होती है या जो है। ठीक, इसके लिए बहुत सारे कानून हैं जो कि लागू कराए जाते हैं। चलिए आइए हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, और ये देखते हैं। तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र में समानता, चूँकि ये भारतीय एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें ये शिक्षकों के लिए कुछ बताया गया है जो कि आपके काम के नहीं है। चलिए आइए आगे हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश। देखिए, क्या आपको अपने जीवन का कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुँची हो? आपका उस समय कैसा महसूस हुआ, ये बताइए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, कि ऐसा कौन सा वो क्षण था आपके लाइफ में जहाँ आपके जीवन को कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित होता है और आपके गरिमा को चोट पहुंचता है, यानी कि आपके मन को बहुत ख़राब लगता है कि ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें होती है आपके साथ। तो ज़रूर बताइए हमको, इसको आप जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चलिए आइए इसमें हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता। हम इस जो पूरे चैप्टर है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको इंपॉर्टेंट शब्दों को जानने की कोशिश करेंगे। बाद बाकी आप इसको एक बार फिर से पढ़िएगा और इसमें जो भी समस्या हो कमेंट के माध्यम से आप जान सकते हैं। कि भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, पहले ही हम लोग बात कर लिए। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो या किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि समानता खत्म हो गई है या खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के समान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। जैसे कि यदि अगर आपके समानता के उल्लंघन यानी फंडामेंटल राइट के उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकार का, तो आप सीधे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अन्य मामलों में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उसके अलावा बहुत सारे कानून जो हैं जो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया है और इसके लिए पारित भी किया गया है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं जो कि आप इसको देख सकते हैं। 1975 बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वो मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग शुरू में ही बात की, सभी को समान अधिकार प्राप्त, अमीर हो या गरीब हो। अब कोई अमीर आया गरीब बच्चे से अपना क्या क्या शूज को पॉलिश करवा लिया और उसको पैसा फेंक के दिया, तो बच्चा उस पर कंटेम्प्ट करता है, बोलता है कि नहीं, हमारा जो काम है इसमें भी गरिमा है, आप हमारे पैसे को इज्जत के साथ हाथ में उठा के दीजिए। ठीक, तो ये दीवार फिल्म में ऐसा दृश्य दिखाया गया था जो कि समानता का एक बहुत अच्छा और सटीक एग्जाम्पल है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।
अब देखिए वो कौन कौन से प्रावधान है, आइए उस पर बात करते हैं। जैसे पहला, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेके कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून पालन करना है। यानी कि ट्रैफिक, अगर आप रोड पर जा रहे हैं कार से हैं, आप बाइक से हैं पेरेंट के साथ, तो आपके लिए भी ट्रैफिक नियम वही होगा जो एक अमीर व्यक्ति के लिए है और एक जो गरीब व्यक्ति के लिए, दोनों समान होंगे, उसमें कोई असमानता नहीं होगा। यानी कि अमीर व्यक्तियों के लिए अलग नहीं होगा, गरीब व्यक्तियों के लिए अलग नहीं होगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जैसा कि हम लोग शुरू में इस पर बात किए थे और छोटू के माध्यम से जो है हमने इस कहानी को भी देखा था। ठीक, तो धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री या पुरुष होने के आधार पर आपके साथ भेदभाव कभी भी नहीं किया जा सकता है, यानी राज्य के द्वारा खासकर। ठीक, ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में समानता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, आज भी है लेकिन बहुत कम है, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और जब आप भी पढ़ेंगे और इन सब चीज़ों को जानेंगे और आप भी समाज के स्तर पर जब भेदभाव नहीं करेंगे तो एक और स्टेप होगा हमारे देश के लिए, जो कि हम समानता के लिए अग्रसर होंगे और असमानता को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आपको भी आगे ऐसा नहीं करना है, एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक बन करके कार्य करना है। ठीक, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। यानी कि आप होटल में जाएंगे तो पहले आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस धर्म के हो, ठीक ना, कि पहले खाना खाने से पहले बताओ आप किस धर्म का हो, फिर आपको खाना खिलाएंगे। या किस सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं मैदान में खेलने तो आपको नहीं बोला जाएगा कि आपकी क्या जाति है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं या आप कौन से धर्म के हैं, क्या आपका वंश है, क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको वहाँ एंट्री दी जाएगी और आप भी एक समान नागरिक की तरह वहाँ पे खेलेंगे। या आप अमीर हो गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। यानी कि अब चौथा जो लाइन है उसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अनटचबिलिटी। यानी कि पहले आपने सुना होगा कि छुओ मत, तुम नीची कास्ट के हो, मैं ऊंची कास्ट का हूँ, ये सब चीज़ें कहानियों में दादी ने सुनाया होगा या अभी भी बहुत सारे समाज में देखने को मिल जाता है, भारतीय समाज में ही। तो इसका बहुत हद तक उन्मूलन हो चुका है, यानी कि समाप्त हो चुका है। अब ये समाप्ति के कगार पे ही है, बहुत ज़्यादा वो दिन दूर नहीं है जहां हम इन सारी चीज़ों को समाप्त करने के कर चुके होंगे, क्योंकि ये हमारी आपकी मेंटलिटी है जिसके माध्यम से इसकी जन्म होती है और हमारी आपकी मेंटलिटी के माध्यम से ही सारी चीज़ों को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये है हमारे भारत की संसद, यानी हम संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हमें अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। यानी कि यही जो है कानून बनाते हैं यहीं पे और इसको पास किया जाता है। ये जो भाग है ये हमारा नया वाला संसद अभी जो बना है वो है, और ये जो है इसके पीछे ठीक पीछे ये पुराना संसद भवन है। तो ये फिलहाल 2 संसद है जिसको अब एक म्यूजियम के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए, उस पर देखने के लिए। नए संसद भवन में अभी भी अब चर्चा होती है और यहाँ पे कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। ठीक, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। ठीक, पहला जो है कौन सा अधिकार मान से लागू करने का कौन सा तरीका है, तो पहला तरीका कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजना और कार्यक्रम के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। यानी कि हम वैसे समाज की सरकार मदद कर रही है जो गरीबी में बहुत ज़्यादा नीचे है या उनको वो सारे संसाधन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो सरकार उन संसाधनों को उन लोगों को सिर्फ मुहैया करा रही है ताकि वो अपने समाज में आगे उठ पाए और वो भी एक समानता के साथ जीवन को जी सके और वो सारे समान अधिकार प्राप्त कर सकें जो किसी भी समान नागरिक को प्राप्त है। तो उसके लिए सरकार भी प्रयासरत है, हमें आपको भी प्रयासरत होने की आवश्यकता है। जैसे आप जब खेल रहे होंगे तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना कि अरे तुम
तुम्हारे पास तो ये सामान नहीं है, मैं नहीं खेल, मतलब कि एक होता है ना कि हाँ बच्चों को आपस में ही भेदभाव नहीं करना है। अभी से अगर आप भेदभाव करने लगेंगे तो फिर वो संविधान की गरिमा का अपमान होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और वो सारी गलतियां नहीं करनी है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम जो है मध्यम भोजन, जैसे आप स्कूल में जब जाते हैं तो मिड मील दिया जाता है, यानी कि सारे बच्चे एबल नहीं होते हैं कि वो स्कूल में दोपहर का लंच लेकर के आए। तो सरकार द्वारा ही सरकारी स्कूल में ये योजना लाई गई कि किसी बच्चे को लंच लाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम आप स्कूल में आइए, आपको पढ़ाएंगे और आपको हम खाना भी खिलाएंगे। अब वहाँ पर क्या, अगर गरीब हो अमीर हो कोई भी बच्चा हो, वहाँ एक साथ बैठ के खाएगा, सभी के थाली में एक समान भोजन प्राप्त होंगे। यानी कि अगर रोटी सब्जी मिल रहे हैं तो वहाँ रोटी सब्जी ही मिलेंगे, चावल दाल सब्जी है तो चावल दाल सब्जी ही खाना है सबको। ऐसा नहीं है कि आप घर से कोई कुछ अच्छा लेके आ रहा है, कोई गरीब है तो वो सूखा रोटी लेके आ रहा है तो उसको उस आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए ये मध्य या भोजन लेके आया गया। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं एबल नहीं हो खाना ला पाने के लिए, तो उनके लिए खासकर व्यवस्था की गई। सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया। तमिलनाडु में दक्षिण भारत का एक राज्य है, ठीक, वहाँ पर सबसे पहले इस योजना को लागू किया गया। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपनाने में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। यानी कि 2001 में हमारे जो न्यायपालिका हैं उन्होंने बोला कि सभी राज्यों को इस चीज़ को अपनाना चाहिए और अपने स्कूलों में इसको स्थापित करने चाहिए, और जिसके लिए 6 माह का समय दिया गया। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए, जिसके कारण दोपहर का भोजन मिलने के कारण करीब बच्चे ने अधिक संख्या में स्कूल जाने लगे और उनका प्रवेश भी बढ़ा। अन्यथा बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कि स्कूल तक नहीं जाते थे। आप सोचिए कि आप कितने लकी हैं कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है और आप के पास में स्कूल जाने के लिए समय, मतलब कि आप स्कूल जा पा रहे हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ों को सीख पा रहे हैं, नए दोस्त बना पा रहे हैं, नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, कितना मज़ा आता है। तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस योजना के कारण जो है बहुत सारे बच्चे स्कूल आने लगे, ठीक। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यानी कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें बदल नहीं गया है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बदलने की आवश्यकता है। और ये आशा है कि आप लोग इन सब चीज़ों को ज़रूर बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे, ठीक। मध्य भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी देश में हुए स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। जैसे कि हमने शुरू में एक छोटू की कहानी के माध्यम से पढ़ा, फिर टीचर आकर के सभी बच्चों को बताती हैं कि ऐसा नहीं है। तो कानून बनने के बाद भी जो है बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज में अवेलेबल हैं, ठीक। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यानी कि जो व्यक्ति की जो आचरण है, यानी कि आप अपने घर में देख रहे होंगे मम्मी पापा दादा दादी या अन्य कोई भी व्यक्ति अपने समाज में आसपास में जो कि बहुत सारी चीज़ों को कभी कभी वो ऐसा बताते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक। तो वो बदलाव जो है धीरे धीरे आता है। यदि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति धर्म अपंगता आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे, यानी कि अभी इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अब छोटा सा एक जो है इसके बारे में जान लिए, ठीक। देखिए आइए यहाँ पे आपको कोई एक चित्र देखने को मिला जो कि ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का
चित्र है जिन्होंने दलित समाज के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधानों को उजागर किया। इन्हीं के कारण बहुत सारे जो हमारे भारतीय समाज संविधान में जो कानून हैं आए हैं वो इन्हीं की बदौलत हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य। जैसे कि छोटू बहुत उत्साह था स्कूल जाने के लिए, परंतु जब उसके साथ भेदभाव हुआ तो वो कैसे मतलब कुछ देर के लिए बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो गया। अब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत नीचे आ गया था उस कुछ समय के लिए। फिर शिक्षिका जब आकर के उनको बताई और उसके जो बच्चों के साथ किया गया गलत कृत्य था उसको जब उन्होंने सुधारा तो फिर से वो उसका जो उत्साह था वो भर गया और उसको बहुत, जैसा कि हम सब ने देखा ऊपर। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जो है नस्वान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए असम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है जिन्होंने ये बात कही है। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे हैं, यानी कि ये तो भारतीय समानता की बात हो गई। अब अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों पर आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि भारत लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। ये भी मन में तो आपको आ रहा होगा कि अरे मतलब भारत देश में ही ये चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ भारत में ही ये चीज़ें अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक। और बहुत सारे देश ने तो इसे अपना भी नहीं पाए हैं, ठीक। तो आइए अन्य लोकतांत्रिक देश में क्या समस्या और क्या स्थिति है उसको जानने की कोशिश करते हैं। जहां समानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है, सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में भी बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उसे अपना सीट देना पड़ता। जैसे कि आज हम बस में बैठते हैं और कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आ जाता है, यानी कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ गए या कोई महिला हैं, तो वैसे लोगों को हम अपनी सीट ऑफ़र कर देते हैं, यानी कि हम खड़ा हो जाते हैं और उनको बैठने देते हैं। तो वैसे ही इस समय कोई अगर गोरा व्यक्ति आता था, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ठीक, कि कोई अगर गोरा व्यक्ति आता था तो आप चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो या एक नौजवान व्यक्ति हो, फिर भी आपको उठ कर हटना है, ठीक। तो ये उनके साथ बहुत बड़ा एक भेदभाव है, ठीक। तो ये एक चित्र है जो कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी, यानी कि उन्होंने सीट देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला क्यों दूं मैं सीट, ये मेरी सीट है, मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई घोड़ा है या कुछ कोई भी व्यक्ति मैं अपनी सीट नहीं दूंगी। और उनके कारण आइए उनके थोड़ा सा कहानी देखते हैं। रोजा पार्क्स 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया, ठीक। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो
विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां सरकारी स्कूलों का स्तर निजी से स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें वहाँ है। अब देखिए यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश दिए गए हैं, जैसा कि हमने शुरू में बात किया था कि संविधान में 14 से लेकर 18 तक समानता की बात की गई है। 14 से लेकर के 18 तक अनुच्छेद में ये बात की गई है। ठीक 15 में क्या कहा गया है? मूल देखिए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भी भेद का प्रतिषेध, यानी राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद यानी भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारण राजनिधि से पोषित यानी राज्य के द्वारा उसमें कुछ पैसे लगाए गए हों यानी वित्त के मदद किए गए हों के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व और निर्बंधन का शर्त के अधीन नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई शर्त नहीं होगा। अगर खासकर ये जो है आधार, इस पे तो किसी भी कीमत पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पर। अगर ऐसा होता है तो आप जाकर के किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं या आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी निचली अदालत या मध्यस्थ अदालत के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए। मैं आपको बता दूं कि भारत में एकमात्र फंडामेंटल राइट के लिए ही आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अन्यथा किसी अन्य कोई भी मामले के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लोकतंत्र की चुनौती क्या है? तो किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमें साथ से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र के नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इससे केंद्र में वो संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। और इस पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उन्हें आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। देखिए, बताया कि कोई भी देश जो है पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं हो सकता और ना ही वो लोकतांत्रिक है। ठीक, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो समय समय पर उसकी परिभाषा को चेंज करते हैं, उसके ऊपर प्रश्न उठाते रहते हैं, जो कि सही बात है। ठीक, तो ये है हमारी भारतीय संविधान में समानता की जीत और भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी स्तंभ जो कि समानता, जो कि हमें सभी नागरिकों को प्राप्त है। और आप सभी के कोई भी इस पर और भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और आज से आप लोग भी इन सारी चीज़ों पे मतलब कभी भी किसी बच्चों के साथ भेदभाव ना करें। और आपके आसपास में अगर ऐसा कोई भेदभाव है तो ज़रूर कमेंट पे बताएं, या आपके जो भी गांव है या आपके जो भी शहर में रहते हैं वहाँ पे इसकी क्या स्थिति है उसकी आकलन करें, स्वयं पता करें और इसके बारे में और अधिक जानें। ठीक, अब आगे जो है इसमें अभ्यास दिया गया है तो इस अभ्यास को आपको स्वयं करने हैं। ठीक, ये जो है क्लास 7 के पॉलिटी का पहला चैप्टर है, तो उसके अध्याय को आपको करना है। यहाँ देखिए बहुत सारे चित्र और बहुत सारे यहाँ पे वो दिए गए हैं कि आपको क्या करना है। जैसे देखिए अब कुछ इसमें आ गया कि गरिमा, इस शब्द का तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों के समान योग समझने से है।
संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और नियमों को निरूपित किया जाता है, जिसको हम पिछले कक्षा में कर चुके हैं, समझ चुके हैं उसके बारे में। उसके बाद नागरिक अधिकार आंदोलन, जो कि अभी हमने वहाँ देखा रोजा पार्क्स वाले मामले में, जो कि हम अफ्रीकन अमेरिकन जो नागरिक है उनके लिए था। 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और के समान अधिकारों की मांग के लिए किया गया था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।